हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी डीईओ एग्जाम में जो उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए थे उनके बारे में। डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम पेपर दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा कराया गया था, जिसमें उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं और सभी प्रश्नों को डिटेल से एक्सप्लेन भी कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बचे हुए 25 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने वो पहला वाला पार्ट नहीं देखा है दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत हाई क्वालिटी के प्रश्न हैं, बहुत सारे नए प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में वहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कई सारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज, उत्तराखंड की मैराथन क्लासेज, हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज मिल जाती हैं। तो अगर आप उत्तराखंड और हिंदी को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा। आपको आगामी आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स की सीरीज भी दोस्तों हमारी कंटिन्यू चलती है, तो वह भी आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं या डिटेल कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं उत्तराखंड के और हिंदी के, तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि उस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको सभी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं और उत्तराखंड और हिंदी का डिटेल कोर्सेज और ई बुक्स भी वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों करवा चुका था, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से दोस्तों 2 प्रश्नों पे डाउट था। ठीक है, एक प्रश्न तो मैंने आपको जल्दीबाजी में थोड़ा सा गलत भी बता दिया था, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। मैंने वैसे कमेंट बॉक्स में पिनअप कर लिया था कि वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान की स्थापना दोस्तों 1968 हुई थी। ठीक है, मैंने आपको गलती से 1960 बता दिया था, तो आप ये 1968 दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा। और कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों एक प्रश्न में आपका डाउट था बाराहोती वाले में। ठीक है, तो बाराहोती दर्रा दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आए थे कि यह पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य में स्थित है, लेकिन दोस्तों बाराहोती दर्रा चमोली और तिब्बत सीमा यानी कि चमोली और तिब्बत के मध्य में भी स्थित है। यह सीमा बनाता है, तिब्बत के साथ में भी यह सीमा बनाता है। तो बाराहोती दर्रा दोस्तों अंतर जो हमारा देसी दर्रा होने के साथ साथ में क्या है, हमारा अंतर जो हमारे जिले हैं अंतर जिले दर्रा भी है। ठीक है, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में भी है और चमोली और तिब्बत के मध्य में भी यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये आपको याद रखना है, बाराहोती दर्रा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन की बात थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न बात करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको 175 तक के प्रश्नों के बारे में करवा चुका था। ठीक है, आज का हमारा उत्तराखंड के निम्नांकित कवियों में से किस एक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? मंगलेश डबराल, लीलाधर जगोड़ी, गिरीश तिवारी गिरधा या वीरेंद्र डंगवाल। तो यह सभी क्या है दोस्तों? साहित्यकार हैं या लेखक हैं या कवि हैं, आप ये कह सकते हैं। इसमें से दोस्तों गिरीश तिवारी गिरधा जी को क्या हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो किस किस को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं दोस्तों? लीलाधर जगोड़ी जी को, मंगलेश डबराल जी को और वीरेंद्र डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात आती है दोस्तों मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? सन 2000 में दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं लीलाधर जगोड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? इन्हें दोस्तों 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2004 में दोस्तों वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहीं से दोस्तों आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम उत्तराखंड से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, यानी कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में सबसे पहले दोस्तों साहित्य जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रस्किन बॉन्ड को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 1992 में। और सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में दिया गया है। और एक और प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट जी को 2010 में क्या दिया गया था दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं रमेश चंद्र शाह को दोस्तों 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चारू चंद्र पांडे जी को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मथुरा प्रसाद मठपाल जी को 2015 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बहुत बार दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना मंगलेश डबराल, लीलाधर जगोड़ी और वीरेंद्र डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नांकित लेखकों में से किसका संबंध उत्तराखंड से नहीं रहा है? जॉर्ज ऑरवेल, रस्किन बॉन्ड, स्टीवन ऑल्टर और बिल
एटेकिन, ठीक है। तो इसमें से किसका संबंध दोस्तों उत्तराखंड से नहीं रहा है, यह आपसे पूछा गया है। तो जॉर्ज ऑरवेल का संबंध दोस्तों क्या है, उत्तराखंड से नहीं रहा है, जबकि रस्किन बॉन्ड, स्टीवन ऑल्टर और बिल एटकिन, इन तीनों का ही संबंध दोस्तों क्या रहा है, उत्तराखंड से रहा है, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड भी दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी रचनाएं भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखना है। और इनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड से ही रहा है, स्टीवन ऑल्टर का, बिल एटकिन का और जॉर्ज ऑरवेल का। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित हुआ है। तो दोस्तों भारत के जो पहला घास संरक्षण केंद्र है दोस्तों, वह उत्तराखंड में दोस्तों किस नगर के निकट स्थापित हुआ है, तो रानीखेत के पास में दोस्तों स्थापित किया गया है पहला घास संरक्षण केंद्र। याद रखना, रानीखेत अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत के पास में पहला घास संरक्षण केंद्र दोस्तों स्थापित हुआ है, याद रखना। और ये भारत का क्या है दोस्तों, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है। और कहाँ स्थापित किया गया है, यह दोस्तों रानीखेत के पास में स्थापित किया गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथिया नौला स्थित है, ठीक है। तो ऐतिहासिक दोस्तों जो एक हथिया नौला है, यह कहाँ स्थित है, यह चंपावत जनपद में दोस्तों स्थित है, क्या, एक हथिया नौला, ठीक है। और इसे जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री कस्तूरी की सहायता से बनाया था, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो एक हथिया नौला कहाँ स्थित है दोस्तों, चंपावत जनपद में स्थित है। किसने बनाया था, जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री कस्तूरी की सहायता से इसको बनाया था, एक हथिया नौले को, ठीक है। वहीं दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में एक हथिया देवाल, क्या दोस्तों, एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो उत्तराखंड में एक हथिया देवाल दोस्तों स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद के थल में दोस्तों हमारा क्या है, एक हथिया देवाल स्थित है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो एक हथिया नौला पूछेगा तो चंपावत जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री कस्तूरी की सहायता से बनाया था। और एक हथिया नौला दोस्तों, और जो एक हथिया नौला है, यह किसके किनारे स्थित है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों एक हथिया नौला है, यह काली नदी घाटी के किनारे स्थित है, आप यह याद रख सकते हैं, शारदा नदी घाटी के किनारे स्थित है। और वहीं जो एक हथिया देवाल है दोस्तों, यह पूर्वी रामगंगा नदी घाटी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, थल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और इस एक हथिया देवाल का निर्माण किसने कराया था, एक हथिया देवाल का निर्माण दोस्तों बाज बहादुर चंद के द्वारा कराया गया था। और यह पहला दोस्तों उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा शिव का मंदिर है जो कि दक्षिणाभिमुखी है। और इस मंदिर में दोस्तों, इस मंदिर की जो तुलना है एक हथिया देवाल की ना, वह एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है, यह भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और इस मंदिर में दोस्तों क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनेऊ संस्कार होते हैं एक हथिया देवाल में, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक हथिया नौला कहाँ स्थित है, चंपावत में। और एक हथिया देवाल पूछता तो कहाँ पे, पिथौरागढ़ में, ठीक है। और पहला घास संरक्षण केंद्र किस नगर के निकट स्थापित हुआ है, रानीखेत में, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। और कब स्थापित हुआ है, नवंबर 2021 के आसपास में दोस्तों इसे रानीखेत के पास में इसे बनाया गया है, ठीक है। शायद सोन या सोंग नामक स्थान पे इसको बनाया गया है। और ये देश या भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है जो कि अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में बनाया गया है। इसमें क्या है, घास की 90 प्रकार की प्रजाति हैं, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। किसका संबंध उत्तराखंड से नहीं है, जॉर्ज ऑरवेल का नहीं है, रस्किन बॉन्ड, स्टीवन ऑल्टर और बिल गेटकिन का है। साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरीश तिवारी गिरदा जी को नहीं मिला है। तुम चुप क्यों केदार पुस्तक के लेखक हैं हृदय जोशी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे समाचार पत्र दिए गए दोस्तों, और ये इसके संपादक हैं। शक्ति समाचार पत्र के संपादक बद्रीदत्त पांडे जी, कर्मभूमि समाचार पत्र के संपादक भैरव दत्त धुलिया जी, पुरुषार्थ समाचार पत्र के संपादक मनोहर पंत जी, और तरुण कुमाऊं के संपादक दोस्तों कौन, मुकुंदी लाल जी। तो प्रश्न पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें से देखिए, शक्ति नामक समाचार पत्र के संपादक बद्रीदत्त पांडे जी हैं, बिल्कुल सही है। 1918 में इन्होंने इस अखबार की शुरुआत करी थी, ठीक है, अल्मोड़ा से यह प्रकाशित होता। कर्मभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक भैरव दत्त धुलिया जी हैं, ठीक है। और वहीं तरुण कुमाऊं समाचार पत्र के संपादक कौन है, मुकुंदी लाल जी हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों जो ये पुरुषार्थ है, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है कि पुरुषार्थ नामक जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे, ठीक है। तो पुरुषार्थ नामक जो समाचार पत्र है दोस्तों, इसके जो आपके संपादक थे वह है दोस्तों गिरिजादत्त नैथानी जी, ठीक है, याद रखना है। पुरुषार्थ के संपादक कौन थे, गिरिजादत्त नैथानी। तो सी सुबह सही नहीं होगा, कौन होगा यहाँ पे, गिरिजादत्त नैथानी, ठीक है। और यह पुरुषार्थ नामक जो समाचार पत्र है दोस्तों, यह भी कब से मतलब शुरू किया गया था, इसका संपादन कब से शुरू किया गया था, तो 1918 से दोस्तों इसका संपादन शुरू किया गया था, ठीक है। और गिरिजादत्त नैथानी जी के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गढ़वाल नामक समाचार पत्र और गढ़वाली नामक समाचार पत्र का संपादन भी किसने किया था, गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा ही किया गया था। और उसी के बाद में दोस्तों उन्होंने क्या, पुरुषार्थ नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखना है, बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, ठीक है। और पुरुषार्थ नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन उन्होंने क्यों किया था, कुली बेगार और जंगलात
पर विशेष प्रभाव उन्होंने इस समाचार पत्र के माध्यम से डाला था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक नगर में महापौर का पद नहीं है? नैनीताल, देहरादून, हल्द्वानी या फिर ऋषिकेश। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों कहाँ पर नैनीताल में क्या है दोस्तों, महापौर का पद नहीं है, आपको यह याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों महापौर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह बात याद रखनी है कि महापौर क्या दोस्तों क्या होता है। ठीक है, तो नगर निगम में दोस्तों, जो नगर निगम होते हैं हमारा, नगर निगम का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है? महापौर होता है। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड में कुल 9 नगर निगम है, तो 9 नगर निगमों में ही क्या है? महापौर है। तो महापौर के कुल कितने पद हैं? 9 है। नगर निगम कितने हैं? 9 है। तो कहाँ पर नगर निगम नहीं है दोस्तों? नैनीताल में नगर निगम नहीं है। तो नैनीताल में दोस्तों क्या है? महापौर का पद भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तराखंड में कितने नगर निगम है ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों। उत्तराखंड में वर्तमान में 9 नगर निगम है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अब कौन कौन से? देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, ऐसे दोस्तों आपका हरिद्वार हो गया, ठीक है, रुद्रपुर हो गया, काशीपुर हो गया, रुड़की हो गया, ऋषिकेश हो गया, कोटद्वार हो गया और श्रीनगर हो गया। ये वर्तमान में 9 नगर निगम है और यहीं पर दोस्तों क्या है? महापौर के पद होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा नहीं था? माणा, ऊंटाधुरा, नीति या फिर मलारी। तो कौन सा जो दर्रा है भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार का हिस्सा दोस्तों नहीं था, यह पूछा गया है। देखिए दोस्तों, माणा दर्रा भी था, आपको याद रखना है, चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित है। नीति दर्रा भी था, यह भी चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित है। मलारी दोस्तों गांव, मलारी गांव से सवाधान भी मिले हैं, अवशेष भी मिले हैं, सोने का मुकुट भी मिला है, कुतुब की आकृति भी मिली है। तो ये मलारी भी दोस्तों क्या था? भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा था। कौन सा नहीं था दोस्तों? ऊंटाधुरा नहीं था। ठीक है, कौन सा नहीं था दोस्तों? ऊंटाधुरा जो हमारा भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा नहीं था। ठीक है, याद रखना है। और ये ऊंटाधुरा दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी प्रश्न बनता है आपका, ऊंटाधुरा दर्रा कहाँ स्थित है? तो ऊंटाधुरा दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है? यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, ऊंटाधुरा दर्रा। और ये दर्रे भी दोस्तों आपको याद रखने हैं कि नीति, माणा, किंगरी मिंगरी, ये दर्रे कहाँ स्थित हैं? यह चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है, और ऊंटाधुरा दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, और पिथौरागढ़ में दोस्तों यह वैसे ऐसा कहा जाता है कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने इसका आंसर ऊंटाधुरा ही दिया हुआ है। ठीक है, कि हो सकता है कि माणा, नीति और मलारी यहाँ से भारत तिब्बत के बीच में व्यापार होता है, और ऊंटाधुरा दर्रे से मतलब ये दर्रा तो भारत और तिब्बत के मध्य में ही, यानी कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में ही स्थित है, यानी कि कुमाऊं और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, और प्राचीन समय में इसका भी प्रयोग किया जाता था वैसे तो व्यापार के लिए, लेकिन आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिया गया है वो दिया गया दोस्तों क्या? ऊंटाधुरा दर्रा। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा नहीं था। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आने जाने के लिए इस दर्रे का प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन यह व्यापार का दोस्तों हिस्सा नहीं था, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और बहुत बार दोस्तों उत्तराखंड के दर्रे पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन सा दर्रा किस किस के मध्य में स्थित है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा नीति, माणा, किंगरी मिंगरी, बालचा, तुंजम, डुंगरीला, सलसला, घाटलिया, कोई, भ्योंडार, ये दर्रे कहाँ स्थित हैं? यह चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ऐसे ही उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में थांगला, मुलिंगला, सांगचोकला, नेलंगला, यह दर्रे उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में स्थित हैं। ऐसे पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में लिपुलेख हो गया, गुंजी हो गया, मानसिया हो गया, लंपिया धुरा हो गया, लेवी धुरा हो गया, दारमा हो गया, नवी धुरा हो गया, ऊंटा जयंती धुरा हो गया। यह सभी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ऐसे ही दोस्तों पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य में भी दर्रे हैं, जो कि हमारे आंतरिक दर्रे हम कहते हैं। बाराहोती हो गया, मारचुंग हो गया, टोपी धुरा हो गया, लातू धुरा हो गया। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयोग के द्वारा इसका आंसर दोस्तों ऊंटाधुरा दर्रा दिया गया था। यह पिथौरागढ़ और कहाँ? तिब्बत के मध्य में स्थित है, और यह भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा नहीं था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्शन वाला भी हो सकता है, लेकिन आयोग का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी परिषद यूकॉस्ट के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो यूकॉस्ट की दोस्तों स्थापना होती है कब? 2005 में। उत्तराखंड विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी परिषद यूकॉस्ट की स्थापना 2005 में होती है। इसका मुख्यालय या हेड ऑफिस दोस्तों कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। ठीक है, और इसके वर्तमान महानिदेशक तो कौन है दोस्तों? तो दुर्गेश पंत जी। ठीक है, कौन? दुर्गेश पंत जी इसके वर्तमान में क्या है दोस्तों? महानिदेशक हैं। यही प्रश्न पूछा गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो ये यूकॉस्ट की स्थापना आपको याद रखना है दोस्तों, कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है, और यूकॉस्ट के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो यूकॉस्ट के वर्तमान में महानिदेशक हैं दोस्तों दुर्गेश पंत जी। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि यूसर्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ठीक है, तो यूसर्क की स्थापना भी दोस्तों कब हुई थी? 2005 में ही दोस्तों यूसर्क की स्थापना भी हुई थी। दोनों ही स्थापनाएं आपको याद रखनी है, यूकॉस्ट और यूसर्क। ठीक है, दोनों के मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित हैं।
अगला प्रश्न है, गढ़वाल की पुरानी राजधानी चांदपुर गढ़ी के अवशेष किस जिले में मिलते हैं? तो चांदपुर गढ़ी दोस्तों इसके अवशेष मिलते हैं चमोली में। ठीक है, परमार राजवंश की प्राथमिक राजधानी कनकपाल के द्वारा जिस गढ़ की स्थापना की, मतलब जो चांदपुर गढ़ था उसका अंतिम राजा था भानुप्रताप। भानुप्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों किसके साथ किया था? कनकपाल से किया था, और कनकपाल ने यहाँ पे परमार राजवंश की नींव डाली थी। और परमार राजवंश की प्रारंभिक राजधानी के रूप में इस चांदपुर गढ़ी को जाना जाता है दोस्तों। चांदपुर गढ़ी का उत्खनन भी किया गया है, और यहाँ पर दोस्तों यह स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली जनपद में दोस्तों इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आटागाड़ नदी के किनारे दोस्तों यह स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए थे? बागेश्वर, सालम, देघाट या फिर खुमाण? तो दोस्तों बागेश्वर में दोस्तों आपको बताइए उत्तरायणी कौतिक मेले के अवसर पर दोस्तों कुली बेगार कुली उतार के जो रजिस्टर थे दोस्तों वह नदी में बहा दिए गए थे, और यही एकमात्र इन ऑप्शनों में से दोस्तों ऐसा स्थान था जहां पर गोलियों से कोई भी शहीद नहीं हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? बागेश्वर में। इसके अलावा दोस्तों सालम, देघाट और खुमाण में दोस्तों बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। आप लोग जब उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं वहाँ पर भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि सालम की जो क्रांति हुई थी, देघाट आंदोलन हुआ था, खुमाण का जो क्रांति हुआ था, ऐसे ही गढ़वाल में गुजड़ू क्षेत्र हो गया दोस्तों, जिसे गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है, कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है, सल्ट क्षेत्र को। तो ये क्षेत्र ऐसे दोस्तों जहाँ पर क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन के बीच में और उत्तराखंड के जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे इनके बीच में बहुत सारी आपका विवाद हुए थे, और बहुत सारे लोगों को इसमें शहीद भी होना पड़ा था। तो किसमें नहीं दोस्तों? बागेश्वर में कोई भी क्या हुआ था? स्वाधीनता सेनानी क्या हुआ था? शहीद नहीं हुआ था, जबकि सालम, देघाट और खुमाण में दोस्तों क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों प्रश्न बनता है आपका कि सालम कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। देघाट कहाँ स्थित है? ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। और खुमाड़ कहाँ स्थित है दोस्तों? खुमाड़ खुमाड़ भी कहाँ? अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। ये तीनों ही स्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? यह तीनों ही स्थान दोस्तों कहाँ? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, ऐसे गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है किसको? गुजड़ू क्षेत्र को। वह कहाँ स्थित है? वह गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही सालम क्रांति कब हुई थी? ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा था बहुत बार। 1 अगस्त 1942 को दोस्तों क्या हुआ था? सालम क्रांति या सल्ट की क्रांति हुई थी। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है। यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर 1942 को। आपको याद रखना है यहाँ पे भी कई सारे लोग दोस्तों क्या हुए थे? शहीद हुए थे। जॉनसन के द्वारा गोली चला दी गई थी यहाँ पर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके दौरान हुई थी। ठीक है, ऐसे ही गुजड़ू क्रांति हुई दोस्तों, डाडामंडी आंदोलन हुआ था, आपका देघाट आंदोलन हुआ था, ये भी 1942 के आसपास में ही हुआ था। खुमाड़ आंदोलन हुआ था दोस्तों, यह भी 1942 के आसपास ही हुआ था। तो ये तीनों ही आंदोलनों में दोस्तों क्या हुए थे? बहुत सारे लोग क्या हुए थे? शहीद हुए थे। और आयोग दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ रहा है कभी कभार कि कौन कौन लोग शहीद हुए थे। तो जब भी आप इन टॉपिकों को पढ़े ना, एक बार उन लोगों के ऊपर भी नजर डालने की कौन कौन लोग इनमें शहीद हुए थे। ठीक है, ऐसे गुजड़ू भी 1942 में हुआ था। ये सारे डाटाबंदी आंदोलन हुआ था इस दौरान, सियासैन में एक आंदोलन हुआ था। तो ये सारे आंदोलन आपको इसके संदर्भ में याद रखने हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन लोक गायक या लोक गायिका उत्तराखंड से नहीं है? हीरा सिंह राणा, मालिनी अवस्थी, कबूतरी देवी या फिर दोस्तों कौन? मोहन सिंह रीठागढ़ी। तो कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? यह आपसे प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। तो मालिनी अवस्थी का संबंध दोस्तों क्या है? उत्तराखंड से नहीं है। ठीक है, जबकि हीरा सिंह राणा, कबूतरी देवी और मोहन सिंह रीठागाड़ी, इन तीनों का संबंध दोस्तों क्या है? उत्तराखंड से है। आपको यह क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। तो किसका नहीं है? मालिनी अवस्थी का नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला का जो मुख्यालय है दोस्तों यह स्थित है कहाँ पे? अल्मोड़ा में दोस्तों विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। ठीक है, और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1924 में। किसके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी? बोसी सेन के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और 1936 में दोस्तों इसे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला का मुख्यालय कहाँ? अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया था। याद रखना है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है अल्मोड़ा में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1924 में। और किसके द्वारा की गई थी? बोसी सेन के द्वारा की गई थी। और इसका मुख्यालय अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया? 1936 में दोस्तों इसका मुख्यालय अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया था। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद में नल दमयंती ताल स्थित है? तो नल दमयंती ताल दोस्तों आपका स्थित है कहाँ पे? नैनीताल जनपद में। कहाँ पर? नैनीताल जनपद में दोस्तों नल दमयंती ताल स्थित है। ठीक है, नैनीताल, भीमताल, जो कि दोस्तों कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल है। कौन सी? भीमताल। उत्तराखंड की और कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है नौकुचिया ताल। नल दमयंती ताल हो गया, सात ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, कमल ताल हो गया। यह सभी कहाँ स्थित है दोस्तों? यह सभी आपका
नैनीताल जनपद में स्थित हैं। और महत्वपूर्ण भी दोस्तों, हर एग्जाम में लगभग आपका तालों से, ग्लेशियरों से, कुंडों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। खासकर जो भी कुमाऊं के ताल हैं, गढ़वाल के जो भी ताल हैं, बहुत बार, जैसे नौकुचिया ताल बहुत बार पूछा गया, भीम ताल बहुत बार पूछा गया, सात ताल पूछा जाता है, खुरपा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, यह सभी कहाँ स्थित है? नैनीताल में ही स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में अभी तक कितनी महिला अध्यक्ष रही हैं? तो उत्तराखंड विधानसभा में दोस्तों अभी तक एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं। कौन है? जो कि वर्तमान की है हमारी दोस्तों, कौन? रितु खंडूरी भूषण जी वर्तमान में हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, यही दोस्तों एकमात्र क्या हैं? उत्तराखंड की महिला अध्यक्ष रही हैं। आपको यह ध्यान रखना है। और वहीं उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रकाश पंत जी थे। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे यशपाल आर्या जी। और वर्तमान में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, कौन से नंबर के दोस्तों? छठे नंबर की जो विधानसभा अध्यक्ष है हमारी, कौन? रितु खंडूरी भूषण जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों कहाँ है? उनका निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों है कोटद्वार में, ठीक है। कोटद्वार से वह निर्वाचित हुई है। तो वही दोस्तों वर्तमान में क्या है? एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में दोस्तों यह स्थापित किया जा रहा है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन कुल जो हमारा रेलवे लाइन है उसकी लंबाई दोस्तों 125.2 किलोमीटर है। आपको यह प्रश्न दोस्तों याद रखने हैं। जैसे चार धाम योजना का संबंध दोस्तों आपका किससे था? हमारा सड़क से था, चार धामों को जोड़ने से था, ठीक है, सड़क से था। उसी प्रकार से जो रेलवे लाइन है दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एग्जाम में प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो निर्माणाधीन रेलवे लाइन है दोस्तों, इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 125.2 किलोमीटर है। अगला हमारा प्रश्न है, 2022 के चुनाव में कितनी महिलाएं उत्तराखंड विधानसभा से निर्वाचित हुई थी? तो 2022 के चुनाव में दोस्तों उत्तराखंड से 8 महिलाएं जो हैं विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचित हुई थी। कितनी महिलाएं? 8 महिलाएं, ठीक है। वर्तमान में कितनी महिलाएं होगी दोस्तों? वर्तमान में 9 महिलाएं हो गई हैं, क्योंकि बागेश्वर जो विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव हुए थे और चंदन रामदास जी की जो पत्नी है वह वर्तमान में वहाँ पर क्या बनी है? विधायक बनी है। तो वर्तमान में दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं हो गई हैं? कुल उत्तराखंड की विधानसभा में कुल 9 महिलाएं हो गई हैं, पार्वती दास को जोड़कर, ठीक है। पहले कितनी थी जब चुनाव हुए थे? तब 8 थी दोस्तों, याद रखने। और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो 5वें राज्य विधानसभा चुनाव हुए थे सब में सबसे ज़्यादा महिलाएं दोस्तों चुनी गई है। विधानसभा की कुल दोस्तों 70 सीटें हैं, आपको दोस्तों याद रखना है। 13 सीटें SC हेतु आरक्षित हैं और 2 सीटें दोस्तों ST हेतु आरक्षित हैं। ये भी आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, 2022 के चुनाव में कितनी महिलाएं उत्तराखंड ये तो बता दिया मैंने आपको। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के G20 की बैठक किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों कहाँ पे? रामनगर में बैठक हुई थी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। रामनगर जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है, वहाँ पर बैठक हुई थी। उसके बाद दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में, ये उसके बाद में 2 बैठकें और हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड में कुल कितनी बैठकें हुई थी? 3 बैठकें हुई थी। करंट अफेयर्स में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स करवा चुका हूँ, ठीक है। G20 का जो 2023 की अध्यक्षता है दोस्तों, वह किसने करी थी? भारत ने करी थी। वसुधैव कुटुंबकम क्या था इसका स्लोगन था, ठीक है। और इसके शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत जी थे। और 2023 की तो भारत ने करी थी, तो 2024 की कौन करेगा दोस्तों? ब्राजील करेगा। आपको याद रखना है। उत्तराखंड में G20 की कितनी बैठकें हुई थी? 3 बैठकें हुई थी। एक रामनगर में हुई थी और 2 टिहरी गढ़वाल में हुई थी, ठीक है। और कभी कभार आपसे ऐसा भी पूछ सकता है दोस्तों कि ऋषिकेश के पास में दोस्तों टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो बैठकें हुई थी, ठीक है। याद रखना है कि उत्तराखंड में G20 की कितनी बैठकें हुई? तो 3 बैठकें हुई थी। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं? ठीक है, तो उत्तराखंड की विधानसभा में अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने दोस्तों आपको, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 13 पद आरक्षित हैं। कुल कितने पद आरक्षित हैं? 15 पद आरक्षित हैं 70 में से, ठीक है। 13 SC हेतु और 2 ST हेतु, ठीक है। अब जो 2 अनुसूचित जनजाति के लिए पद आरक्षित हैं, यहाँ कौन कौन से दोस्तों सीटों पर है? एक है दोस्तों नानकमत्ता सीट, नानकमत्ता अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, और दूसरी है दोस्तों चक्राता। क्या है? चक्राता। ये दोनों सीटें क्या हैं दोस्तों? आपका अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो कि निर्माणाधीन है में कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं? ठीक है, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो कि दोस्तों जो कि प्रस्तावित है, अभी निर्माणाधीन है, इसमें टोटल दोस्तों कितने स्टेशन हैं जो कि प्रस्तावित हैं, या कितने स्टेशनों का निर्माण इसमें दोस्तों किया जाएगा? तो इसमें दोस्तों आपके टोटल कितने
12 दोस्तों ऐसे स्टेशन हैं जो कि क्या हैं, प्रस्तावित हैं। आपको यह डायरेक्टली याद रखना है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, जिसकी कुल लंबाई 125.2 किलोमीटर है। ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक दोस्तों ये रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। कई भागों में यह रेलवे लाइन अभी वर्तमान में हमारी कंप्लीट भी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस रेलवे लाइन में कुल कितने स्टेशन दोस्तों आपके बनेंगे। तो कुल दोस्तों इसमें आपके 12 स्टेशन बनने वाले हैं, ठीक है। और कब तक इस रेलवे लाइन को प्रोजेक्ट करने मतलब कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया दोस्तों, 2028 तक इस रेलवे लाइन को कंप्लीट करने का टारगेट दोस्तों रखा गया है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। और नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तो प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। देखिए दोस्तों, कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नहीं दोस्तों, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। क्या दोस्तों, कर्णप्रयाग जो कि चमोली जनपद में पड़ता है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है, जो कि चमोली जनपद में पड़ता है। रुद्रप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, यह कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में ही स्थित है, ठीक है। और एक और प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग, ठीक है। पंचप्रयाग में एक हो गया कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। देखिए मैं आपको सीक्वेंस से बनाता हूँ, कभी कभार क्या होता है इसका सीक्वेंस आता है। कर्णप्रयाग जो आपका पंचप्रयाग है उसको सीक्वेंस से लगाइए आता है या उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए आता है। सबसे पहले आता है दोस्तों विष्णुप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और धौलीगंगा यानी कि कौन सी पश्चिमी धौलीगंगा नदी का संगम होता है। दूसरा प्रयाग दोस्तों आपका आता है क्या, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है, यह भी चमोली में स्थित। तीसरा प्रयाग आता है कर्णप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी या कर्णगंगा नदी का संगम होता है। ये तीनों ही प्रयाग कहाँ स्थित हैं, चमोली जनपद में स्थित हैं। फिर आता है दोस्तों चौथा प्रयाग, कौन सा, रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और फिर आता है पांचवा और अंतिम प्रयाग दोस्तों देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का यानी कि सास बहू का दोस्तों संगम होता है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है, सास और बहू का यहाँ पे संगम होता है, कहाँ पे, देवप्रयाग में। और यहीं से आगे फिर हमारी गंगा बनती है। ये सभी दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं है सुमेलित, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौचर हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है। तो गौचर हवाई पट्टी दोस्तों कहाँ स्थित है, यह चमोली जनपद में स्थित है। आपको याद रखना है। पिथौरागढ़ में कौन सी हवाई पट्टी है दोस्तों, नैनी सैनी हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तरकाशी में कौन सा है, चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा है दोस्तों, उत्तरकाशी में स्थित है। वहीं दोस्तों पंतनगर की बात करें तो पंतनगर में दोस्तों फूलबाग हवाई अड्डा है, जो कि पंतनगर उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। और दोस्तों देहरादून में है जौलीग्रांट हवाई अड्डा, ठीक है। उत्तराखंड में कुल कितने, 5 हवाई अड्डे हैं, आपको डायरेक्टली ये याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को आता भी होगा दोस्तों। चमोली जनपद में क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों स्थित है, कहाँ पे, चमोली जनपद में, ठीक है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 1982 में दोस्तों क्या हुआ था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बना था, ठीक है। उत्तराखंड के कहाँ, चमोली जनपद में दोस्तों यह हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का, वह कहाँ स्थित है, जोशीमठ में स्थित है। इसके बाद में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में ही स्थित है। इसकी स्थापना भी दोस्तों 1982 में ही हुई थी, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, किस हिमालयी क्षेत्र में कौसानी एक पर्यटन स्थल स्थित है, ठीक है। तो कौसानी नामक जो पर्यटक स्थल है कहाँ पड़ता है, महान हिमालय में, लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या फिर शिवालिक हिमालय में, ठीक है। तो कौसानी जो है दोस्तों वह कहाँ पड़ता है, लघु हिमालय में स्थित एक क्या है, पर्यटक स्थल है क्या, कौसानी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने हिमालयों का विभाजन पढ़ा होगा तो उत्तराखंड में दोस्तों महान हिमालयी क्षेत्र में भी हमारे उत्तराखंड के 6 जनपद आते हैं। फिर लघु हिमालय में भी दोस्तों हमारे उत्तराखंड के 9 जनपद आते हैं, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र में। फिर सर्वाधिक जो हिमालयी क्षेत्र है हमारा दोस्तों वह है शिवालिक हिमालयी क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र, जिसमें उत्तराखंड के दोस्तों आपका 9 मतलब 7 जिले आते हैं, ठीक है, मेनली, ठीक है। तो देखिए महान हिमालय में उत्तराखंड के 6 जिले आते हैं, आपको ध्यान रखना है। और शिवालिक क्षेत्र में उत्तराखंड के 7 जिले आते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय में उत्तराखंड के 9 जनपदों का विस्तार पाया जाता है। वहीं ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वह थोड़ा बहुत चमोली से ऊपर को और पिथौरागढ़ से ऊपर को पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली नहीं पाया जाता है, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सीमाएं मिलती है, ठीक है। तो कौसानी नामक जो पर्यटक स्थल है दोस्तों वह लघु हिमालय या मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। और सर्वाधिक जो विस्तार है उत्तराखंड में किस हिमालयी क्षेत्र का है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र का ही है। जो भी हमारी मुख्यतः नदी घाटियाँ हैं दोस्तों, जैसे कि मसूरी हो गया,
और आपका कौसानी हो गया, दूधातोली हो गया, अमोली हो गया, बिनसर हो गया, द्रोणगिरी, लाल टिब्बा, रानीखेत, कौसानी, यह सभी दोस्तों कहाँ स्थित हैं? यह सभी लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। आपको डायरेक्टली ये ध्यान रखना है। तो कौसानी कहाँ स्थित है? यह लघु हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन कमिश्नर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था दोस्तों कौन? हेनरी रैमजे, जिसे कुमाऊं का राजा कहा जाता है। और किसका संबंधी था ये दोस्तों? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था कौन? हेनरी रैमजे दोस्तों। ठीक है, छठे नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे, काफ़ी प्रसिद्ध और उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय कुमाऊं कमिश्नर, कुमाऊं का राजा या मुकुट रहित राजा के नाम से दोस्तों हेनरी रैमजे को जाना जाता है। तराई भाबर क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने काफ़ी सारा योगदान दिया। राजस्व पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता भी दोस्तों हेनरी रैमजे को ही माना जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड के ब्रिटिश शासन के ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें डिटेल से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न दोस्तों डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वीडियो भी है, 2 पार्ट्स हैं दोस्तों, लगभग 150 क्वेश्चन मैंने आपको ब्रिटिश शासन से संबंधित कराए हुए हैं। सभी प्रश्न उसमें इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो हमारी एप्लीकेशन को भी आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के ऊपर दोस्तों मैं एक स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो ये वीडियो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, आप लोग इन प्रश्नों को डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आप लोगों के दोस्तों एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि सालम का भगत सिंह किसे कहा जाता है और सालम का शेर किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।